अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नालायकी जिस पे आदमी को शर्म आनी चाहिए, अगर आदमी उसको ही अपना घमंड मान ले तो आप समझिए कि मोदी जी सिर्फ वैसा ही चाल चरित्र चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं कि दीवार पर लिखी हुई इबारत में साफ है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने जा रही। डूबता हुआ आदमी हाथ पांव मारता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी कभी एक मुद्दा पकड़ लो, कभी दो मुद्दा पकड़ लो, उस पर लगी रहती है। नरेश कुमार, उन्होंने 5 साल पहले ये बात कही थी 2017 में कि हिंदुस्तान में भीख मांगना सबसे बड़ा रोजगार है। मोदी जी हर चीज का इतना सरलीकरण कर देते हैं कि असली बात गायब हो जाती है। देश में आपदा आ रही है, कहीं पर लोग मर रहे हैं, भूख है, गरीबी है। अब ये यूक्रेन में जो 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, उन पे तो कम से कम पीएम केयर फंड खर्च हो सकता है। केयर फंड में 10,000 करोड़ रुपए है, उसका पैसा खर्च नहीं होता। आरटीआई भी नहीं लगा सकते उस पर, आप जो है समझिए उसका ऑडिट नहीं हो सकता। अच्छा, सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता। और उसका फैसला जो है अभी 2-4 दिन में। ये सरकार जो है अगर सामने पहाड़ हो, हिमालय पहाड़ हो और उसके सामने खड़ी हो जाए तो अंधे की तरह कह सकती है पहाड़ नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रविंद्र कुमार जी का नंबर हमें दे दिया जाए क्योंकि इनकी बात आप लोगों को पसंद आती है। आपका जो भी सवाल है वीडियो के नीचे लिखिए, सर सारे कमेंट देखते हैं, आसानी से आपको जवाब भी मिल जाया करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, क्योंकि इस वक्त मोदी जी ने सब कुछ अपने सर पर ले लिया, सारी जिम्मेदारी और सारा स्टार प्रचारक वाला काम वो अकेले कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे 2017 में जिन मुद्दों पर मोदी जी ने चुनाव लड़ा था, ये चुनाव वोट मांगा था बीजेपी के लिए, ठीक वैसे ही मुद्दे में दोबारा सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2017 की वीडियो हम लोग लगातार देख रहे हैं। वही एक तरह से हिंदू मुस्लिम कहा जाए, वही सब हो रहा है, वही शमशान कब्रिस्तान, वही सब बातें घूम फिर कर आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है और नए मुद्दे क्यों नहीं है बीजेपी के पास, या बीजेपी जो इधर उधर के मुद्दे आते हैं उनको इसमें घसीट लेती है? सर क्या सब बीजेपी क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास जो है इस समय घिसे पिटे मुद्दे ही हैं। अच्छा, और वो मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि ये बदहवास पार्टी है और अब इनको ये साफ लग रहा है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत में साफ है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने जा रही। अच्छा। और नहीं बनने जा रही तो उसके वजह से जो है इनके अंदर हताशा इस तरह है कि ये जो है जैसे डूबता हुआ आदमी हाथ पांव मारता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी कभी एक मुद्दा पकड़ लो, कभी दो मुद्दा पकड़ लो, उस पर लगी रहती है। और आपने देखा होगा कि अभी अयोध्या में जब मोदी जी भाषण देने गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने नारे लगाए, राजनाथ जी भी गए तब भी उन्होंने नारे लगाए। इवन जो आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब गए तब भी लोगों ने उनके मुँह पे कहा कि हमें रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने रोजगार का उन्हें एक अच्छा विकल्प दिया, बोला जब मंदिर बनता है तो रोजगार उसके साथ अपने आप पैदा हो जाते हैं। अब मैंने देखा कि भाई मंदिर के बाद सबसे बड़े रोजगार कौन कौन से होंगे। एक तो सबसे बड़ा रोजगार होता है भीख मांगने का। आप देखेंगे जिस मंदिर के बाहर जाएंगे 150, 2,000, लाख लोग जो है कटोरे लेकर खड़े होते हैं और वो भगवान के नाम पे कहते हैं भीख दे दो। तो एक तो ये रोजगार भीख मांगने का है, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े एक विचारक हैं नरेश कुमार, उन्होंने 5 साल पहले ये बात कही थी 2017 में कि हिंदुस्तान में भीख मांगना सबसे बड़ा रोजगार है। 21 करोड़ लोग जो है रोजगार के लिए भीख मांगकर जिंदा रहते हैं। तो नरेश कुमार ने 2017 में कहा और मोदी जी अब जो है यूपी के चुनाव में अयोध्या में जाकर कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो आपको रोजगार मिलेगा, भीख मांगने का रोजगार मिलेगा, फूल बेचने का रोजगार मिलेगा, वहाँ पर जो है सब्जी या मिठाई वगैरह बांटने का बेचने का रोजगार मिलेगा, या आप समझिए भगवान के श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं उनको बेचने का रोजगार मिलेगा। लेकिन आप देखिए एक मंदिर में अगर 10 लोग भी हैं, 20 लोग भी हैं, तो क्या 20 लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो रोजगार कोई ऐसा रोजगार है जिसे हम ऐसा रोजगार कह सकते हैं जिसके लिए आदमी पढ़ाई करता है, जिसके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, MBA करता है, जिसके लिए MBBS डॉक्टर बनता है, जिसके लिए वो इंजीनियर बनता है, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखता है। अगर हम ये मान लें कि रोजगार है तो आने वाले समय में हो सकता है कि लोग जो है एम से MBBS करेंगे और वहाँ पर भीख मांगेंगे। पकौड़ा भी तो रोजगार बोला नहीं, पकौड़ा भी रोजगार उन्होंने बोला, लेकिन अगर सारे देश के 140 करोड़ लोग ही पकौड़े बनाने लगे तो इतने पकौड़े खाएंगे कौन, बिकेंगे किसको और होगा क्या? यानी कि अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नालायकी जिस पे आदमी को शर्म आनी चाहिए, अगर आदमी उसको ही अपना घमंड मान ले तो आप समझिए कि मोदी जी सिर्फ वैसा ही चाल चरित्र चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं कि मेरे बस की कुछ है नहीं। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि वो जो अभी कुछ लोगों को फांसी दी है कोर्ट ने, कि मैंने कसम खाई थी कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट में चल रहा था सारा मामला, लेकिन कोर्ट का मामला भी चुनाव में लेके आ गए। नहीं, अगर मोदी जी ने कसम खाई थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं तो मोदी जी का वहाँ पर जज थे,
भाई किसी आदमी को सजा कौन देता है? वो जज देता है। अब मोदी जी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मोदी जी या तो कहें कि भाई मैंने कसम उठाई थी कि और मैंने उन्हें सजा दी थी। तो ये तो अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में होती थी या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में होती थी कि वो हलफ उठा लेते थे, कसम उठा लेते थे कि जिंदा नहीं रहने दूंगा। लेकिन आज के समय में हम कानून व्यवस्था के राज में रह रहे हैं और अभी भी कोई सजा कोई फाइनल थोड़ी हुई है। अभी तो उसके बाद वो अपील होगी, हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि हर मौत की सजा कि जो है उसका रेफरेंस हाई कोर्ट में जाता है और ये कानून है, अनिवार्य रूप से सुना जाना चाहिए। तो वो सुना जाएगा, लंबी बात है। तो मोदी जी तो ऐसे जैसे उन्होंने अभी वहीं उसी बारे में कह दिया कि वहाँ के लोगों ने जो साइकिल जिस पे बम रखे थे वो जो है समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है। तो जैसे कि समाजवादी चुनाव चिन्ह पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं होता तो वहाँ बम नहीं रखे जाते, एक तरह से बम का पार्ट हो गया साइकिल। और दूसरी बात यह है कि वो वहाँ पर जो बम विस्फोट हुआ वो लाल कार में और एक सफ़ेद रंग की कार में हुआ था। खुद प्रधानमंत्री उस समय के जो थे मनमोहन सिंह और मोदी जी दोनों जो है घटना स्थल पर गए थे। कारों के चिथड़े उड़े हुए हैं। अब मोदी जी के सपने में कारें रात भर में जो है वो साइकिल में कैसे तब्दील हो गई? ये तो ऐसे ही है, मोदी जी कल को कहें कि जिन्होंने वहाँ पर जो है बम विस्फोट किया था वो सब जो है लाल रंग का कच्छा पहने थे, तो जो लाल रंग के कच्छे वाले हैं आप इनको जो है ठीक करो। तो ये अति सरलीकरण है और मोदी जी हर चीज़ का इतना सरलीकरण कर देते हैं कि असली बात गायब हो जाती है। अभी प्रयागराज में उन्होंने भाषण दिया है, जो फाफा महू जगह है। अब फाफा महू से आपको नहीं याद आएगा, आपको याद आएगा मोदी जी की फूफा जो होती है, शायद उसका कोई संबंध होगा। तो फूफा की जगह वो फाफा महू में है। ये वो जगह है जो हमने जब कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो हमने देखा कि हजारों लाखों लोगों को गंगा जमुना और दूसरी नदियों के किनारे रेत में गाड़ दिया गया था। और गाड़ने के बाद 4 बांस लगाकर उनके ऊपर जो है एक केसरी रंग की जो है चादर उड़ा दी गई थी। ये सबने देखा होगा। वहां पर एक पुल है जिससे कि रेल गुजर रही है, वो सब देखते हैं, वो याद है सबको, आप वो देख सकते हैं। तो उस जगह पर वो फाफा महू थी। अच्छा। और उस फाफा महू के उन जहाँ पर जिन लोगों को दफन किया गया था, जब उनकी आलोचना ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अखबारों तक में हुई, वॉशिंगटन पोस्ट में भी हुई, तब जो है सरकार ने क्या किया, फाफा महू के जितने भी लोगों के ऊपर जो केसरी रंग की चादरें थी वो जबरदस्ती हटा ली और उनकी लाशें वहाँ से गायब कर दी। उस मैदान में, फाफा महू के उस मैदान में जहाँ हजारों लाशें गड़ी हुई हैं, वहाँ पर जो है, वहाँ पर मोदी जी ने प्रयागराज में भाषण दिया, वहीं उन्हीं लाशों पे खड़े, उसी लाशों के दम पे खड़े होकर। और वहाँ पर उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं यहाँ पर ये जो लाशें की बात है ये झूठी है, यहाँ एक भी आदमी को नहीं गाड़ा गया। अच्छा। एक भी लाश यहाँ नहीं थी, एक भी आदमी नहीं मरा। और वो तो यहाँ तक आ गए कि मोदी जी नहीं होते तो सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग शायद मर जाते। अच्छा। तो यानी जो जिंदा है उसे मोदी जी का आभार मानना चाहिए और इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, वैक्सीन थैंक यू मोदी जी। नहीं, थैंक यू वैक्सीनेशन नहीं। आप देखिए उस समय जब मोदी जी को थैंक यू सर वैक्सीन का। अरे वैक्सीन का तो हमारे पैसे की है। हाँ। वो हमसे टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने, 35 लाख करोड़ का जो टैक्स है वो जनता देती है। उसमें टैक्स में प्रोविजन किया गया बजट में कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पर सरकार खर्च करेगी। तो हमारे पैसे से ही हमें ही जो वैक्सीन दी जा रही है उसके बारे में मोदी जी का धन्यवाद क्यों? मोदी जी का धन्यवाद तो जब होना चाहिए जब मोदी जी ने कोई स्पेशल एफर्ट किया हो या कोई स्पेशल फंड दिया होता। मोदी जी ने तो ये समझिए आपदा में अवसर समझकर उस दौरान लोगों की भावनाओं का दोहन करके 14,000 करोड़ रुपए अपने पीएम केयर फंड में शामिल कर लिए और उस पर वो नाक की तरह आज बैठे हुए हैं। पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ रुपए है, उसका पैसा खर्च नहीं होता, आरटीआई भी नहीं लगा सकते उस पर, आप जो है समझिए उसका ऑडिट नहीं हो सकता। अच्छा। सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता। और उसका फैसला जो है अभी 2-4 दिन में ही आने वाला है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर है जो लगी हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश है इस समय जीएन पटेल, उन्होंने उसकी सुनवाई जो है दिसंबर में पूरी कर ली थी। अच्छा। अब वो फैसला जब आएगा तब पता चलेगा कि पीएम केयर फंड को वो जो है एक पब्लिक फंड मानते हैं, प्राइवेट फंड मानते हैं, मोदी जी का निजी फंड मानते हैं, ये तब पता चलेगा। और ये फैसला जल्दी इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि जीएन पटेल अब अप्रैल के पहले हफ्ते में रिटायर होने वाले हैं। अदरवाइज अगर वो रिटायर ना हो तो हो सकता है कि वो 2-4 साल अगर चले तो तब तक वो फैसला लटक सकता है। अब आपसे इस पर जरूर बात करेंगे पीएम केयर फंड की, क्योंकि देश सवाल पूछता है, हर आदमी जानना चाहता है कि जो हमने पैसा दिया था, इवन हमने सबने दिया था, कि वो कहाँ खर्च हुआ और उस पर आरटीआई हम लगा नहीं सकते, ऑडिट हो नहीं सकता, तो उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं, आप देखिए उसका खर्च ही नहीं हो रहा,
भाई देश में आपदा आ रही है, कहीं पर लोग मर रहे हैं, भूख है, गरीबी है। अब ये यूक्रेन में जो 20,000 छात्र फंसे हुए हैं उन पे तो कम से कम पीएम केयर फंड खर्च हो सकता है, लेकिन सरकार उसको खर्च नहीं कर रही। खर्च क्यों नहीं कर रही? कि वो जो है उसके 4 ही ट्रस्टी हैं। अच्छा। एक ट्रस्टी नरेंद्र मोदी हैं, एक ट्रस्टी राजनाथ सिंह हैं, एक ट्रस्टी जो है हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं, एक ट्रस्टी जो है निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर वो है। अच्छा। और ये चारों ट्रस्टी जो है इस बारे में कुछ नहीं सोचते, यानी जनता के हित से इनका लेना देना कुछ नहीं है। जनता के भलाई के बारे में ये वो पीएम केयर फंड का जो जनता ने पैसा दिया है, CSR फंड है और दूसरे फंड हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। ये समझते हैं हमारी अपनी जायदाद है, हमारी अपनी चीज़ है और हम किसी पे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन जब वोट मांगने की बात आती है तो जनता को जो है बरगलाते हैं और जनता को बार बार एक ही बात समझाते हैं झूठ मूठ बोलकर कि कोई भी आदमी जो है, जैसे सरकार ने तो, हमारी सरकार ने तो पार्लियामेंट में भी कहा कि कोई भी आदमी गैस की कमी से नहीं मरा। हजारों लोग जो कीप सी लगाकर मुंह पर बंदर की तरह घूमते थे वो सब झूठ बोलते थे। वो जो लोग सिलेंडर लाद के अपने कंधे पर तस्वीरें, वो सब झूठ बोल रहे थे, वो सब झूठी तस्वीरें थी। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद में कहा है कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। और इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे अब यूपी में कह रहे हैं, चुनाव में उनके समर्थक कह रहे हैं कि फाफा मऊ में जहाँ हजारों लोगों को, लाशों को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, हर चैनल ने दिखाया, हर अखबार में वो फोटो छपी, उसके बारे में कहते हैं यहाँ कोई आदमी नहीं मरा। तो ये सरकार जो है अगर सामने पहाड़ हो, हिमालय पहाड़ हो और उसके सामने खड़ी हो जाए तो अंधे की तरह कह सकती है पहाड़ नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आपसे आखिरी है, यूपी चुनाव को आप फाइनल किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ से बढ़ सकती है बीजेपी? फाइनल क्या, आप देखिए, अब तो एक तरह से समझिए जैसे शादी होती है ना, शादी में बारात आती है, उसके बाद वरमाला होती है, उसके बाद वो जो है खाना पीना होता है, उसके बाद जो है फेरे होते हैं। तो यूपी चुनाव जो है 7 चरण का चुनाव था, 5 चरण पूरे हो गए हैं, तो फेरे तो हो चुके हैं। यानी फेरे में समझिए कि योगी आदित्यनाथ वर की जगह नहीं है, फेरे हो गए हैं, अब तो विदाई की बेला है। तो ये विदाई किसकी होनी है? योगी आदित्यनाथ की होनी है। अब 2 चरण बचे हैं, 6ठा और 7वां चरण। तो योगी आदित्यनाथ को भी पता है मेरी जो है घंटी जो है बजाने का टाइम आ गया है, अब मेरे को जो है सचिवालय में जाकर मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम करने का अब आने वाले समय में जनता कोई अधिकार नहीं देने वाली। तो आप समझिए कि अब ये जो है इनकी चला चली की बेला है। और इसीलिए मोदी जी के चेहरे पे और जैसे इनके जो डिप्टी CM हैं दिनेश शर्मा और केशव देव मौर्य, दोनों के चेहरे पे जिस तरह की निराशा है। सिराथू में जब कल वोट पड़े तो उसके बाद जो है केशव देव मौर्य प्रेस वालों को कहे थे छोड़ो भी, अब जाने भी दो, अब तो चुनाव खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये था कि इनकी सारी जो आशाएं हैं वो निराशा में बदल गई हैं और जनता जो है अभी 2 चरणों में भी इनको और ज़्यादा हार का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने पूरा अंदाज सिक्का यूपी चुनाव पे, साथ ही जो घिसे पिटे मुद्दे को घुमाया जा रहा था उनकी भी आपने पोल खोल कर रख दी, और साथ ही पीएम केयर फंड जिस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, खासकर सरकार के नुमाइंदे, उस पर आपने बताया कि जल्दी कोई फैसला आएगा, वो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।